मई के महीने में यूक्रेन के मोर्चे से कई बड़ी खबरें आने लगी। पुतिन ने अपना युद्ध वाला गियर अचानक ही बदल लिया। इस युद्ध में यूक्रेन पर कई टुकड़े किए जाने का खतरा भी अब मंडराने लगा है। जब से ज़ेलेंस्की ने ये आग देखी है, जब से मिसाइल के हमलों से यूक्रेन में शोलों की ऐसी बाढ़ आई है, जब से पुतिन ने तय किया है कि खार्किव को किसी भी कीमत पर रौंद डालेगी रूस की फौज, तब से ज़ेलेंस्की और उनकी फौज की हालत खस्ता हो चुकी है। जैसे ही यूक्रेन युद्ध के 800 दिन पूरे हुए, तब पुतिन ने यूक्रेन में मिसाइलों की बहुत बड़ी बारिश कर दी। यूक्रेन रूस को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। पुतिन का अगला टारगेट खार्किव शहर है, जिसको पुतिन की फौज ने 3 तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन के लेफ्टिनेंट जनरल ओलेक्जेंडर पावलिक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पुतिन का प्लान खार्किव और सुमी शहर पर कब्जा करना है। पश्चिमी मीडिया के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ज़ेलेंस्की के दफ्तर यानी राष्ट्रपति कार्यालय के एक शख्स का दावा है कि पुतिन खार्किव पर कब्जे के बाद युद्ध रोक सकते हैं। यूक्रेन के ऐसे ही हालात को अब ज़ेलेंस्की की हार का हलफनामा कहा जा रहा है। हार का हलफनामा यानी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की ने हार मानने की तैयारी कर ली है। अगर पुतिन खार्किव पर हमला बोलते हैं और इस शहर पर कब्जा कर लेते हैं, तो ये मारियोपोल और बख्मूत के बाद यूक्रेन के युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। खार्किव की आबादी करीब 13 लाख है और अब भी शहर में बड़ी आबादी टिकी हुई है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? रूस ने यूक्रेन के चाशिव यार का क्या हाल किया है, वो देख लीजिए। ये यूक्रेन के चाशिव यार शहर का एक ड्रोन वीडियो है। चाशिव यार शहर की हालत भी मारियोपोल, बख्मूत और अवदीविका जैसी हो चुकी है। कोई इमारत नहीं बची जहां बारूदी धमाकों ने तबाही नहीं मचाई है। रूस ने ज़ेलेंस्की के हर उस शहर को उजाड़ने की कसम खाई है जहां ज़ेलेंस्की की फौज लड़ने की कोशिश कर रही है। यहां 12,000 लोग रहते थे, अब कोई नहीं बचा है। महीनों चली बमबारी से एक एक ईंट हिल चुकी है। इस ड्रोन वीडियो को देखकर ज़ेलेंस्की का पैनिक लेवल टॉप पर पहुंच चुका है। इस पैनिक मीटर की सुई यूक्रेन के ढह जाने का सिग्नल दे रही है। पुतिन के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने नया ऐलान किया है। दावा है कि 2024 में ही रूस ने यूक्रेन की 547 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब यूक्रेन की फौज को और पीछे धकेलने की लड़ाई जारी है। उधर गुजरात की सूरत पुलिस ने देश के कई बड़े हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश का खुलासा करने का दावा किया। सूरत पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया। सूरत पुलिस के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई लोगों के संपर्क में था और उसके निशाने पर देश के कई बड़े हिंदूवादी नेता थे जिनकी वो हत्या करवाना चाहता था। सूरत में हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश। नापाक साजिश से पहले मौलवी गिरफ्तार। नापाक साजिश में पाकिस्तान नेपाल कनेक्शन। सूरत पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स पर ऐसे संगीन आरोप हैं जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। मौलवी सोहेल अबू बकर नाम के इस शख्स के ऊपर देश के कई बड़े हिंदूवादी नेताओं की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप है। सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने बताया कि आरोपी मौलाना के मोबाइल फोन से पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। जांच में पता चला कि आरोपी मौलाना कई हिंदू नेताओं पर हमले और उनकी हत्या की योजना बना रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मौलाना पाकिस्तान से भी संपर्क में था। आरोपी के मोबाइल फोन में सूरत के राष्ट्रीय सनातन धर्म के अध्यक्ष उपदेश राणा को मारने की प्लानिंग की चैट थी।
इसके अलावा हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह और नुपुर शर्मा को धमकी देने और उनको टारगेट करने की प्लानिंग आरोपी के मोबाइल फोन से मिली। यही नहीं, आरोपी के फोन से पाकिस्तान और नेपाल में कई बार कॉल किया गया और पाकिस्तान से हथियार मंगवाने की बात का भी चैट में पर्दाफाश हुआ है। इनको टारगेट करने के लिए इनकी पूरी चैटिंग और पूरी प्लानिंग उसमें इनके मोबाइल फ़ोन में से मिली, आरोपी के मोबाइल फ़ोन से। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि इनके नंबर में पाकिस्तान और नेपाल के लोगों के साथ कंटिन्यूअस इनका जो टॉक हो रही है उनको 1 करोड़ रुपया देने की बात हो रही है मारने के लिए, और उसके अलावा वेपन मंगाने की बात हो रही है जो है कि वेपन मंगाया जाए पाकिस्तान से, उसके बाद ये टारगेट जल्दी जल्दी किया जाए। अभी पूरी क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग टीम बना के कार्रवाई कर रही है। अभी प्राथमिक दृष्टि ये जो मौलवी सोहेल है ये काफ़ी रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है, 27 साल इसकी उम्र है और काफ़ी जो धार्मिक उन्माद से भरा हुआ व्यक्ति है ये। तो और क्या क्या ये लोग करने वाले थे, किसी और को टारगेट करने वाले थे, कब करने वाले, इनके साथ कौन है, वो हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आरोपी की लिस्ट में कई हिंदूवादी नेता थे, लेकिन आरोपी के मोबाइल फोन में मिले चैट के मुताबिक उपदेश राणा को मारने की प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। इसके लिए आरोपी मौलवी पाकिस्तान, नेपाल समेत कई देशों के फोन नंबरों पर लगातार संपर्क में था। इसी दौरान आरोपी मौलवी की पाकिस्तानी शख्स से बातचीत पुलिस के हाथ लग गई, जिसमें मौलवी ने उपदेश राणा की हत्या के लिए 1 करोड़ की सुपारी भी दी थी। इस बीच उपदेश राणा को पाकिस्तान, नेपाल और लाओस के फोन नंबरों से धमकी भी मिल रही थी। पुलिस के मुताबिक अपने टारगेट को अंजाम देने के लिए आरोपी कोड वर्ड का भी इस्तेमाल करता था। एक व्यक्ति को पकड़ा गया, एक मौलाना को सूरत से, जिसने 1 करोड़ की सुपारी उपदेश राणा की देने की बात स्वीकारी है या उस प्रोसेस में था मामला, जिस षड्यंत्र को गुजरात पुलिस ने, सूरत पुलिस ने पूरी तरीके से फेल कर दिया है। आगे इसमें बहुत संभावनाएं हैं पूरी परत खुलने की। और अभी 1 महीने पहले गोडादरा पुलिस स्टेशन में मेरी एफआईआर दर्ज हुई थी और मुझे आरडीएक्स से लेकर जो धमकी आती थी, आरडीएक्स लेकर उड़ा देंगे, आईएसआई से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, कंटिन्यू मेरी 25-30 एफआईआर दर्ज थी। इन्होंने सारे टारगेट को अपना अलग अलग कुछ एक कोड वर्ड दे रहे थे, जैसे उपदेश राणा के नाम से इन्होंने ढक्कन को उड़ाना है, ढक्कन को जल्दी मारना है, तो उनको उपदेश राणा के लिए, तो बाकी लोग के लिए इन्होंने नंबर उनके इकट्ठा कर लिए थे। इनकी प्लानिंग चल रही थी कि उनको भी कनेक्ट करके अपने वर्चुअल ग्रुप में कनेक्ट करके जान से मारने की धमकी भी देना और उसके बाद इनको ग्रुप में गाली भी देना और साथों साथ एग्जीक्यूट करना है। उसकी पूरी प्लानिंग हमें तरस दी, चैट में से हमको अभी तक मिली। सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि आरोपी मौलवी सोहेल ने बातचीत के लिए ऑनलाइन गेम का भी इस्तेमाल किया था, जिसमें चैट की जा सकती है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक धागा फैक्ट्री में मैनेजर के रूप में काम करता था और गांव के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने का भी काम कर रहा था। फिलहाल सूरत पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस साजिश में और कौन कौन शामिल है। 10 साल पहले लापता हुए मलेशिया विमान को लेकर अब एक बड़ा दावा किया जा रहा है। ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस पर एक यूजर का दावा है कि इस प्लेन को एलियन ने अगवा किया। खास बात यह है कि इस विवाद में एलोन मस्क की एंट्री हो गई है। एलोन मस्क ने कहा है कि यह समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखें, क्योंकि विमान के गायब होने और एलियन के इसे गायब करने की कहानी आपको भी हैरान कर देगी। Mission 370, request level. 370, we are ready, requesting level 350 to Beijing. 370, 32 right of takeoff, 9. That's right, Captain number 7. जमीन खा गई या आसमान निकल गया, 10 साल बाद भी नहीं मिला सुराग।
क्या एलियंस ने उड़ा लिया विमान? विमान गायब होने की कहानी अरबपति एलॉन मस्क की जुबानी। 8 मार्च 2014 मलेशिया एयरलाइंस का बोइंग 777 मलेशिया के कुआलालंपुर से चीन के बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। 4,348 किलोमीटर का फासला बोइंग 777 को 6 घंटे 20 मिनट में तय करना होता है, लेकिन उड़ान भरने के 29 मिनट बाद विमान हवाई यातायात नियंत्रण रेडार डिस्प्ले से गायब हो गया। 10 साल बीत गए। 227 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर के साथ उड़े इस विमान की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। दुनिया के सबसे रहस्यमय हादसे के बारे में तब से लगातार अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं। अब ऐसा ही एक दावा एक शख्स ने किया है कि विमान के गायब होने के पीछे एलियन का हाथ हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें प्लेन के पास एक रहस्यमयी चीज उड़ती दिखाई दे रही है। एलियन को लेकर यूजर के दावे पर अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स के सीईओ एलॉन मस्क ने प्रतिक्रिया दी है। मस्क के जवाब से पहले एक्स यूजर ने क्या कहा है वो जान लीजिए। एस्टन फोर्ब्स नाम के एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि MH370 वीडियो, ये चीज विमान के इतने करीब उड़ रही है कि ये एक ऑपरेशन का संकेत देती है। यूजर ने आगे लिखा है कि ये कोई धातु का गोला नहीं है, ये कक्षा के चारों ओर एक प्लाज्मा क्षेत्र है। ये उनकी अपनी ग्रेविटी की तरह है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। विमान अपहरण की एलियंस वाली कहानी वायरल हो रही है। मलेशियाई विमान के एलियंस के अपहरण करने के दावे का जवाब स्पेस एक्स के सीईओ एलॉन मस्क ने दिया। मस्क ने एलियन की मौजूदगी के दावे से इनकार करते हुए लिखा है कि मैंने एलियन का कोई सबूत नहीं देखा है। अगर मैं देखूंगा तो मैं इसे निश्चित ही तुरंत एक्स पर पोस्ट करूंगा। स्पेस एक्स के पास पृथ्वी की कक्षा में लगभग 6000 सैटेलाइट हैं और हमें एक बार भी घूमते समय एलियन का सामना नहीं हुआ है। जब यह विमान गायब हुआ था उस वक्त विमान की तलाश में 26 देशों के 18 शिप, 19 एयरक्राफ्ट और 6 हेलीकॉप्टर लगे हुए थे। महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद 2017 में इस अभियान को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। आखिरकार मलेशियाई सरकार ने विमान में सवार सभी लोगों को मृत मान लिया। हालांकि 2019 में अमेरिका की एक कंपनी ने फिर से तलाशी अभियान शुरू करने का ऐलान किया था। सवाल है कि कहां गायब हो गया मलेशियाई विमान? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हालांकि थ्योरी कई है कि विमान कैसे गायब हुआ। पहली थ्योरी, पायलट ने की क्रैश की प्लानिंग। एक्सपर्ट का मानना है कि उन्होंने दुनिया भर में रेडियो फ्रीक्वेंसी में हुई गड़बड़ी को ट्रैक करके विमान के अंतिम रास्ते का पता लगा लिया था। समुद्र के ऊपर विमान के रास्ते में हैरतअंगेज पैटर्न पाए गए थे। ऐसा तब होता है जब पायलट जानबूझकर एयरक्राफ्ट के इंजन को बंद कर दे। इस थ्योरी के मुताबिक विमान का रास्ता सीधा था, तो हो सकता है कि पायलट जहारी अहमद शाह ने उसे ऑटो पायलट मोड पर रखा हो। इस दौरान यह भी दावा किया गया था कि विमान का संपर्क खुद नहीं टूटा था बल्कि इसे तोड़ा गया था। एक्सपर्ट और ब्रिटिश बोइंग 777 के पायलट साइमन हार्डी ने कहा कि फ्लाइट MH370 समुद्र की गहराइयों यानी समुद्र में बनी खाई में है। कैप्टन जहारी अहमद शाह ने इसे क्रैश करने की प्लानिंग की थी। फ्लाइट के प्री डिपार्चर डॉक्यूमेंट से यह साबित होता है। एक नहीं कई एक्सपर्ट ने पायलट के ही विमान को क्रैश करने की प्लानिंग करने की बात कही। 1 महीने पहले एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई थी कि प्लेन के कैप्टन ने विमान को क्रैश करने की योजना बनाई थी। हालांकि इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है इसे लेकर किसी के पास बताने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। दूसरी थ्योरी, हिंद महासागर में समाया विमान। अमेरिका की एक कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने दावा किया था कि उनके पास MH370 विमान की क्रैश लोकेशन है। कंपनी ने मलेशियाई सरकार के सामने हिंद महासागर में नए सिरे से खोज शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा। तीसरी थ्योरी, एलियंस ने विमान का अपहरण किया। एलियंस को लेकर दुनिया भर में करोड़ों बातें हैं और हजारों थ्योरी हैं। कभी आसमान में दिखने का तो कभी बर्फिस्तान में दिखने का। लेकिन क्या एलियंस होते हैं? इसका सबूत किसी के पास नहीं है जिसे प्रयोगशाला में टेस्ट किया जा सके और फिर कोई एक राय बनाई जा सके। जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। मलेशियाई विमान को एलियंस ने ही गायब कर लिया या किसी तकनीकी खराबी से क्रैश हुआ या विमान के पायलट ने ही क्रैश करवा दिया,
जब तक किसी तरह की कोई ठोस जानकारी नहीं मिल जाती, बता पाना मुश्किल है। सितंबर में ब्रिटेन की रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी में एरोस्पेस के 2 एक्सपर्ट ने रिसर्च के बाद उस नए क्षेत्र की जानकारी दी थी जहां प्लेन के गायब होने की आशंका है। उन्होंने कहा था कि इस इलाके में 10 दिन के अंदर छानबीन पूरी की जा सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक जिसने भी प्लेन हाईजैक किया वो बेहद अनुभवी था। उसने पूरी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया। प्लान के केबिन में दबाव को खत्म कर दिया गया ताकि मलबा ज्यादा ना हो और इसे ढूंढा ना जा सके। एक बार फिर विमान की तलाश के लिए अभियान चलाने की बात की जाने लगी है। पिछले महीने हादसे के 10 साल पूरे होने पर लापता यात्रियों के परिजनों ने चीन की सरकार से एक बार फिर खोज शुरू करने की अपील की थी। इस विमान में सवार ज्यादातर लोग चीनी नागरिक थे। मलेशियाई विमान के गायब होने की वजह क्या रही, जब तक नए सिरे से इसकी जांच नहीं होती कोई नहीं बता सकता। लेकिन एलियन ने इस विमान को अगवा किया, ये खबर वायरल तो हो सकती है। सच्चाई के कितने नजदीक है ये इस बात से साबित होता है कि एलियन होते हैं या नहीं। तो पहले तो यही तय करना मुश्किल है कि एलियन का अस्तित्व तो है, और इसके बाद ही विमान के एलियन के गायब करने की थ्योरी पर रिसर्च किया जा सकता है। कर्नाटक यौन शोषण केस में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री और जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को हिरासत में ले लिया है। ये एक्शन किडनैपिंग केस में हुआ है। रेवन्ना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, जिसके खारिज होने के बाद एसआईटी ने उन्हें अपनी कस्टडी में लिया। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में प्रज्वला रेवन्ना के साथ एचडी रेवन्ना भी आरोपी हैं। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में एसआईटी का एक्शन। एसआईटी की हिरासत में जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना पर कसा जांच का फंदा। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के परिवार पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। सैकड़ों महिलाओं से यौन शोषण के मामले में एसआईटी ने एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना को हिरासत में ले लिया है। एसआईटी की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ एचडी रेवन्ना के घर पहुंची थी। इस दौरान उनके घर के बाहर काफी गहमा गहमी का माहौल था। पुलिस ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर रखी थी। एचडी रेवन्ना पर यह कार्रवाई सेक्स स्कैंडल केस से जुड़े महिला के अपहरण के मामले में हुई। अपहरण के एक मामले में कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद कर्नाटक सरकार की तरफ से गठित एसआईटी ने उन्हें हिरासत में लिया। एचडी रेवन्ना मौजूदा वक्त में जेडीएस से विधायक भी हैं। ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕೇಳದೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಅವರು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಯಾವುದೋ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ವಜಾ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ। इससे पहले प्रज्वल रेवन्ना मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी टॉप पुलिस अधिकारियों और एसआईटी टीम के साथ इमरजेंसी मीटिंग भी की थी। जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन गवर्नमेंट एसआईटी ले रही। एसआईटी तो इंडिपेंडेंट, उन्होंने एक कमेटी की है। वो कमेटी जो काम कर रही है कानून के तहत कर रही है, और जो भी आदमी गलती करता है उसको शिक्षा जरूर होना चाहिए। और अगर कानून का भय किसी को नहीं है तो बहुत कानून के तहत देश अगर चलेगा नहीं तो सबको मुश्किल होता है। बेटे प्रज्वल रेवन्ना के साथ एचडी रेवन्ना भी कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में आरोपी हैं। दोनों को शनिवार को दूसरा लुकआउट नोटिस भेजा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को जब एसआईटी जांच के लिए रेवन्ना के घर पहुंची तो रेवन्ना समर्थकों और एसआईटी टीम के बीच नोकझोंक भी हुई। दरअसल प्रज्वल हासन से जेडीएस के सांसद और लोकसभा उम्मीदवार हैं। हासन में 26 अप्रैल को दूसरी चरण की वोटिंग हुई थी। इसके बाद प्रज्वल जर्मनी चले गए थे और आरोपों के बाद प्रज्वल को 30 अप्रैल को जेडीएस से सस्पेंड कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटक में फूटे सेक्स स्कैंडल बम से सियासी पारा हाई है।
और विपक्ष को जेडीएस के साथ साथ बीजेपी को भी घेरने का मौका मिल गया है, क्योंकि कर्नाटक में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला भी किया जा रहा है। प्रदेश में गर्मियों में पानी की किल्लत आम है, लेकिन हर 5 साल में सरकार बदलने के बाद भी यहां सूरत नहीं बदलती। रिपोर्ट देखिए। भीषण गर्मी के साथ ही जल संकट गहराया। शहर से गांव तक लोग हलकान, पल पल पानी के लिए संघर्ष। सूखे पड़े हैं हैंडपंप, कैसे बुझे प्यास। तस्वीरें 3 हैं, लेकिन वानगी एक ही। जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत पानी की घनघोर किल्लत। जैसे जैसे पारा बढ़ रहा, पेयजल संकट ने ग्रामीणों और शहरवासियों का जीवन दुश्वार कर दिया। महंगे पानी के टैंकरों के लिए ग्रामीणों को 500 से 700 रुपए प्रति टैंकर चुकाने पड़ते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही ये 3 तस्वीरें जिम्मेदारों की कथनी और करनी का फर्क बता रही हैं। जब धरती तप रही हो और आसमान से आग बरस रही हो, हर 5 मिनट बाद गला सूख रहा हो और पीने के लिए पानी तक ना हो, कभी सोचा है उस हाल में इंसानों और बेजुबानों पर आखिर क्या गुजरती हो? नहीं ना। जिस सवाल का जवाब आपको परेशान कर रहा, उस हाल में प्रदेश के हजारों लाखों जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं। पानी की राह देख रहे लोगों की ये तस्वीरें अजमेर से आई। गर्मी बढ़ने के साथ ही अलग अलग क्षेत्र में कम प्रेशर और 3 से 4 दिनों में पानी की सप्लाई हो रही, जिससे लोगों का सब्र अब जवाब दे चुका है। जलदाय विभाग के आगे महिलाएं मटका फोड़कर अपना विरोध जता रही। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो बीसलपुर से सप्लाई हम दे रहे हैं उसको नियमित रूप से सुचारू रूप से दे सकें। बूंदी के हिंडोली क्षेत्र में पानी के लिए लोग मरने मारने पर आमादा। जिस हाल में लोग जी रहे हैं उसमें लड़ाई झगड़ा अस्वाभाविक भी नहीं कहा जा सकता। जरा सोचिए, जहां घंटों इंतजार के बाद भी पानी मिलने की कोई गारंटी ना हो, वहां टैंकर नजर आने के बाद कोई कहां तक आखिर सब्र रख सकता है। ये बात और है कि मारपीट करने वाले भी अंत में अपनी बाल्टी नहीं भर पाते। टैंकर आता है, उसमें भरता है, पाती है। तो लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा होते हैं ना। पानी बढ़ने ही नहीं देता है, इधर उधर चराचरी फालता है। बहुत दिन भर भटक रहा, बहुत परेशानी आ रही है साहब, हमारा बहुत परेशानी आ रही है। गर्मी में अचानक पानी नलकूपों में सूख जाने से काफ़ी संकट गहरा गया है और अभी हम टैंकरों द्वारा मुख्य गांव पेच की बावड़ी में 4 टैंकर पर डे, 2 टैंकर काला माल, 1 बीकरण, 1 भीमगंज, 1 मोतीपुरा लाकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर से लेकर गांवों तक पानी की किल्लत शुरू हो गई। तस्वीरें डूंगरपुर की हैं, जहां 13% हैंडपंप का पानी घटते जल स्तर से पूरी तरीके से सूख चुका है, लेकिन विभाग सिर्फ 3% हैंडपंप भी खराब होने का दावा कर रहा। जानकार कहते हैं कि खराब हैंडपंप ज्यादा हैं, जबकि मिस्त्री गिनती के हैं। जाहिर है गर्मी के मौसम में हैंडपंप का घटता जल स्तर लोगों की मुश्किलें बढ़ा देगा। पानी की परेशानी बयान करती इन तस्वीरों के लिए हम कुदरत को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हर साल गर्मी से लोग पानी के लिए भटकते हैं और किसी जिम्मेदार तक बेबसों की गुहार नहीं पहुंचती, या पहुंचती भी है तो समस्या के समाधान की ईमानदार कोशिश नहीं की जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।